So friends, till now we have already taken the topics related with the nerve impulse. सबसे पहले मैं आप लोगों को नर्व सेल के बारे में बताया, फिर टाइप्स ऑफ नर्व्स बताया, कितने डिफरेंट टाइप्स के नर्व्स पॉसिबल हैं, फिर आपको बताया व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और लास्ट में आपको बताया व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल। अब हमारा बेस तैयार हो चुका है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स। मीन्स कोई स्टिमुलस देने पे जो इम्पल्स पैदा होता है वो कैसे मूव करता है along the axon and goes to the next neuron so that proper message can be conveyed to the brain, और ब्रेन से फिर फाइनली वो मैसेज एनालाइज होकर के मसल्स तक पहुंचता है कि अब हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है। जैसे यदि कोई गर्म चीज़ छू गई है तो हाथ को वहाँ से हटाना है, पैर में कांटा चुभ गया है पैर को वहाँ से हटाना है, या कहीं बैलेंस में कोई दिक्कत आ रही है तो किस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसको रिलैक्स करना है, ताकि बॉडी फिर अगेन अपने ओरिजिनल पोस्चर पे आ सके। तो एक बार फिर मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में आपको ले जाना चाहूँगा ताकि ये बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिफरेंट आयंस अराउंड द नर्व सेल। नर्व सेल के चारों तरफ अलग अलग आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है, जो आयंस इस प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम सोडियम आयन कंसंट्रेशन को देखें, देन वी विल फाइंड दैट दिस सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई आउटसाइड द नर्व सेल। ये नर्व सेल है, दिस इज़ द सेल बॉडी, दिस इज़ द एक्सॉन एंड दिस इज़ द एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर में बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में इसका कंसंट्रेशन कम होता है। यदि हम रेशियो के फॉर्म में देखें तो यदि बाहर 10 मॉलिक्यूल सोडियम आयन के प्रेजेंट हैं, देन इनसाइड वी हैव ओनली ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयन। मीन्स बाहर एक्सोप्लाज्मिक फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर के सोडियम आयन के कंसंट्रेशन से लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है। इसी तरीके से यदि हम पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन देखें तो इनसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज़ वेरी हाई कंपेयर टू आउटसाइड। बाहर में काफ़ी कम होता है और अंदर इन द एक्सोप्लाज्म कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज़ वेरी हाई। यदि हम रेशियो के फॉर्म में देखें तो बाहर यदि 1 मॉलिक्यूल है पोटेशियम आयन का, देन इनसाइड विल हैव 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाहर में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि अंदर में एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जैसे कैल्शियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, जिनका कि इस डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस में रोल है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें देन वी विल फाइंड दैट इनसाइड द नर्व सेल becomes negatively charged because of high amount of positive ions outside and relatively lesser amount of positive charges, or you can say more amount of negative charges inside the nerve cell. As a result बाहर में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और अंदर में निगेटिव चार्ज हो जाता है, और ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड कम्स टू -70 मिलीवोल्ट। मीन्स अंदर के बाहर के कंपैरिजन में अंदर -70 मिलीवोल्ट का डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस किस वजह से मेंटेन होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम पंप
first of all. Then because of presence of these potassium leak channels. These are the two primary factors which regulate the concentration of these ions, due to which differential distribution of ions is maintained, और ये differential distribution of ions ही responsible है to maintain a differential of a difference of potential of about minus 70 millivolts. So this is the basic condition of this nerve cell when it is at rest. जब ये रेस्ट में होता है, जब इसमें किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस नहीं दिया रहता है, एट दैट टाइम -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है. इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसको यह भी कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट. ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इस स्थिति को हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि दो पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स वाई दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज पोलराइज्ड स्टेट. यदि इस ग्राफ में हम देखें तो फिलहाल जब मेम्ब्रेन नॉर्मल कंडीशन में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, देन दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर एट प्रेजेंट. इस समय हम लोग इस पॉइंट पर हैं, -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है और कोई स्टिमुलस फिलहाल इसको नहीं दिया गया है. नाउ इफ सर्टेन स्टिमुलस इज गिवन टू दिस नर्व सेल, दिस स्टिमुलस मे बी आइदर मैकेनिकल या केमिकल या इलेक्ट्रिकल या थर्मल, एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस. वो मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल मीन्स टच, कोई कांटा चुभ जाना. केमिकल, एसिड या बेस आप टच कर दें. इलेक्ट्रिकल, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए. या थर्मल, टेम्परेचर डिफरेंस, ठंडी चीज़ को छुएं या गर्म चीज़ को छुएं, कोई भी चीज़ स्टिमुलस का काम कर सकता है. तो जो ही ये स्टिमुलस दिया जाएगा, at that time what happens that there are another set of channels called mechanical channels present over the membrane of the cell body. These mechanical channels, as soon as the stimulus comes, they open for few milliseconds. कुछ देर के लिए ये मैकेनिकल चैनल्स ओपन हो जाते हैं और इससे सोडियम आयंस स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द न्यूरोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, एनीथिंग यू कैन से. ये सोडियम आयंस एंट्री करना शुरू करते हैं और सोडियम आयंस विल इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम -70 towards positive side, means gradually it will go to -65, -60. It will depend, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने सोडियम आयंस इन मैकेनिकल चैनल्स के थ्रू इंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी बढ़ रही है. क्योंकि ये अंदर नेगेटिव है मेम्ब्रेन, तो जब पॉजिटिव आयंस इंटर करेंगे तो -70 से कुछ न कुछ वोल्टेज -65, -60 की तरफ मूव करेगा. यदि सपोज हम मानते हैं कि बहुत ही कुछ सोडियम आयंस इन मैकेनिकल चैनल्स के थ्रू इंटर किए, तो क्या होगा कि ये जो -70 पे अभी है, दैट विल रीच टू -65, इस लोकेशन पे पहुंचेगा. जब ये -65 पे पहुंचेगा और थोड़ी देर बाद ये हटा लिया जाएगा यदि स्टिमुलस, तो क्या होगा कि पोटेशियम लीक चैनल्स जो उसी मेम्ब्रेन पर कहीं पड़े हुए हैं, दे विल लीक द एडिशनल पोटेशियम आयंस टू आउटसाइड. तो जितने सोडियम आयंस इंटर किए थे, लगभग उतने ही पोटेशियम आयंस बाहर चले जाएंगे. उसकी वजह से ये जो अभी -65 पे पहुंच गया था, वापस -70 पे चला आएगा.
Such type of stimulus are termed as सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मीन्स जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है दिस वन, जो कि -55 होती है, वहाँ तक यदि स्टिमुलस नहीं रीच कर पाया सोडियम आयंस चैनल्स के थ्रू, तो इस तरीके का स्टिमुलस आगे इम्पल्स के रूप में बढ़ने नहीं पाएगा, वो एक्शन पोटेंशियल पूरा ये फॉर्म नहीं कर पाएगा और अपने आप ये डाई आउट हो जाएगा, मेम्ब्रेन फिर से रेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाएगी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस उस समय -70 मिलीवोल्ट होता है। नाउ सपोज स्टिमुलस थोड़ा सा हमने और स्ट्रांग दिया, अब ये 60 तक पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा और फिर स्टिमुलस हट गया। देन व्हाट हैपेंस अगेन, ये पोटेशियम आयन लीक चैनल्स फिर से कुछ पोटेशियम आयंस और ज़्यादा बाहर कर देंगे और फिर से ये डाई आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके के कोई भी फीलिंग्स आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जैसे आप केस लीजिए मच्छर का, मच्छर आपके शरीर पे कहीं बैठता है, आप उसको फील नहीं कर पाते, जबकि उसमें कुछ ना कुछ वजन तो है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इतने टच सेंसिटिव रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता जो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को -55 तक ले जा सके, जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है। यदि -55 तक पहुंचेगा तभी ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और तभी ये इम्पल्स मूव करेगा। यदि उससे सब नॉर्मल है, उससे कम है कोई भी स्टिमुलस की वैल्यू, इतना सोडियम आयंस एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप डाई आउट हो जाएगा, उसको यू कैन नॉट फील, उसको आप महसूस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्टेज लीजिए, सपोज कोई मक्खी बैठ गई आपके ऊपर, इमीडिएटली आप फील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ही ये स्टिमुलस इतना स्ट्रांग हो कि कुछ ज़्यादा सोडियम आयंस एंट्री कर जाए, और ये सोडियम आयंस एंट्री इतनी हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस -70 पे था, ये पहुंच जाए 55 के आसपास, -55 के आसपास। जो ही यहाँ पहुंचेगा, सच स्टिमुलस इज टर्म्ड एज सुटेबल स्टिमुलस। और एक बार माइनस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाएगा, -55 जो कि होती है, देन at the same time there are certain other channels which become active, और उन चैनल्स को हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। सपोज दे आर प्रेजेंट हियर, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स मीन्स ये वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, ये तब एक्टिव होते हैं जबकि वोल्टेज -55 के आसपास पहुंच जाए। जब तक ये -70 पर है तब तक ये बंद रहते हैं, दे आर इन क्लोज्ड स्टेट। और ज्यों ही वोल्टेज डिफरेंस इन सोडियम एंट्री की वजह से, जो कि मैकेनिकल चैनल्स के थ्रू इंटर कर रहा है, ज्यों ही ये -55 तक पहुंचता है, दीज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बिकम एक्टिव। और ये सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बहुत तेज़ी से सोडियम आयंस की एंट्री करा देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस इंटर थ्रू दीज वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये सब के सब ओपन हो जाते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये पॉजिटिव आयंस सोडियम आयंस इंटर कर जाते हैं न्यूरोप्लाज्म में। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि -55 से अचानक ये वोल्टेज 0 की तरफ बढ़ता है और फिर 0 से -30 to -35 मिली वोल्ट तक पहुंचा देता है एट दिस लोकेशन। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से क्या हुआ कि ढेर सारे सोडियम आयंस एक साथ, एकदम जैसे एक्सप्लोजन हो गया हो, एक साथ एंट्री कर जाते हैं। जब ढेर सारे सोडियम आयंस इंटर कर जाएंगे न्यूरोप्लाज्म में, तो क्या होगा, अभी तक जो बाहर पॉजिटिव था और अंदर निगेटिव था, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस एंट्री की वजह से अब पोजीशन क्या होगी कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सोडियम आयंस पॉजिटिव होते हैं, दे विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द
न्यूरोनल मेम्ब्रेन और आउटसाइड में निगेटिव हो जाएगा, आउटसाइड बिकम निगेटिव। इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहां बाहर पॉजिटिव था अंदर निगेटिव था, अब ये उल्टा हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर निगेटिव हो गया। ऐसा क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम आयंस थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब ये मैकेनिकल चैनल्स काम नहीं कर रहा है, अब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो -55 तक पहुंचा था बिकॉज ऑफ दीज मैकेनिकल चैनल्स मिली वोल्ट वोल्टेज, अब वो अचानक +35 तक पहुंच गया, माइनस नहीं +35 तक पहुंच गया, मीन्स पॉजिटिव हो गया। तो -70 पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर हम मेम्ब्रेन को बोलते थे पोलराइज्ड स्टेट। अब क्या हो गया, ठीक उल्टा हो गया, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव। दैट्स वाई दिस इज टर्म्ड एज डीपोलराइज्ड स्टेट। अब मेम्ब्रेन की पोजीशन क्या कहेंगे हम, द मेम्ब्रेन हैज बिकम डीपोलराइज्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ दीज सोडियम आयंस इनफ्लो, सोडियम आयंस के अंदर आने की वजह से हुआ। और किसके थ्रू ये अंदर आए, थ्रू द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब एक बार जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया, एक्टिव फेज में आ गया, उसी समय दो और चीजें होती हैं। पहली चीज तो क्या होगी कि अंदर जब ये पॉजिटिव हो गया बाहर निगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्जेस अपने नेबरिंग मेम्ब्रेन को भी एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दूसरे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, यहाँ पर भी सोडियम चैनल्स होंगे मेम्ब्रेन पे, इनके थ्रू सोडियम आयन एंट्री करना शुरू करेगा, मीन्स पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अब एंट्री करना शुरू करेंगे। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे तो यहाँ की भी मेम्ब्रेन अब क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी, आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव एंड इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव। ये भी किस लिए हुआ, बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। दूसरा काम उसी समय क्या होता है, साइमल्टेनियसली ये सारे काम फ्यू मिली सेकेंड्स का टाइम लेते हैं, कुछ ही मिली सेकेंड्स में, मीन्स सेकंड के हजारोवें हिस्से में ये सारी चीज़ें होती हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम आयंस एंट्री हुए, मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज्ड। उसी समय मेम्ब्रेन अपने बगल वाले जो अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में था उसको स्टिमुलेट कर देते हैं उसके सोडियम चैनल्स को थ्रू, और वो सोडियम चैनल्स भी एक्टिव हो जाते हैं और ढेर सारे सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ की भी मेम्ब्रेन अब क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। लेकिन साइमल्टेनियसली जब ये काम हो रहा था, नेबरिंग सोडियम चैनल्स को स्टिमुलेट किया जा रहा था, उसी समय दूसरे वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स ओपन होते हैं और उनको कहा जाता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। दीज आर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। और ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स का क्या काम होता है कि इस तरीके से ये चैनल्स होंगे, और ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, चूंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, और जब ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स मीन्स वोल्टेज सेंसिटिव, जो ही ये +35 तक पहुंचता है मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बिकम एक्टिव एंड दे ओपन। एज ए रिजल्ट अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ जाने लगेंगे।
पोटेशियम आयंस बाहर जाने की वजह से क्या होगा, अभी तक जो सोडियम आयंस अंदर आने की वजह से अंदर पॉजिटिव हो गया था, अब ये पोटेशियम आयंस बाहर जा कर के फिर से बाहर के मेम्ब्रेन को पॉजिटिव बना देंगे और अंदर के मेम्ब्रेन को निगेटिव बना देंगे। तो जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, अब वो पोटेशियम आयन के बाहर जाने की वजह से फिर से वापस -70 मिलीवोल्ट की तरफ लौटेगी एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये रीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, दिस रीपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयंस के बाहर जाने की वजह से हो रहा है। और ये किस चैनल के थ्रू बाहर जा रहे हैं, थ्रू द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही एक्टिव होते हैं। पोटेशियम चैनल्स कब एक्टिव होंगे, जब +35 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा। सोडियम चैनल्स कब एक्टिव होंगे, जब -55 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा। ये -55 मिलीवोल्ट्स। -55 मिलीवोल्ट्स पे होगा। तो दोनों ही वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स हैं। इसकी वजह से सोडियम आयंस एंट्री करते हैं सोडियम चैनल्स के थ्रू और पोटेशियम चैनल्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं। और इस तरीके से एक बार जब सोडियम आयंस बाहर जाना शुरू करते हैं तो मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज्ड, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था -70 से +35 पे पहुंच जाता है। और फिर रीपोलराइजेशन के दौरान पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं और अब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल +35 से वापस 70 की तरफ लौट आता है। और जैसा मैंने बताया था कि जब तक ये एक जगह ये प्रोसेस होता रहता है तब तक नेबरिंग मेम्ब्रेन को ये स्टिमुलेट कर देता है ये पॉजिटिव चार्जेस, और उसकी वजह से वहाँ के सोडियम चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं। और जब यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी तो उस समय क्या होगा कि फिर से वापस यहाँ के पोटेशियम आयंस बिकम पोटेशियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बिकम एक्टिव और ये पोटेशियम आयंस बाहर जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ये साइक्लिक वे में सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, फिर पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, फिर सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, फिर पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं। तो इस तरीके से ये वेव के फॉर्म में एक साइट ये हुआ, फिर ये साइट हुआ, फिर ऐसे ही तीसरी साइट बनेगी और ऐसे करके द इम्पल्स will move from one location of the nerve cell to another location, or you can say towards the axon terminal. सेल बॉडी से डेंड्राइट से जो स्टिमुलस या इम्पल्स इनिशिएट हुआ वो ग्रेजुअली एक्सॉन टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते रहेंगे उस दौरान इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 था, वो अचानक +35 में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। फिर ये वापस -70 की तरफ जाएगा क्योंकि अब ये और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ दिस एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयंस थ्रू द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। इस तरीके से ये एक वेव के फॉर्म में इन दिस फैशन द इम्पल्स विल मूव इस डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा यहाँ पे और मैं आपको इन डेप्थ बताना चाहूँगा कि जब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुँचता है, मीन्स -55 पे स्टिमुलस मैकेनिकल चैनल्स के थ्रू -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचाया जाता है, देन व्हाट हैपेंस, ये मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली सारे के सारे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और ये मैक्सिमम रिस्पांस मिलता है। मैक्सिमम रिस्पांस मीन्स जितना भी सोडियम आयंस इन सोडियम
चैनल्स के थ्रू अंदर आ सकता है। ऑल विल इंटर इमीडिएटली, एक साथ इंटर करेंगे और वो वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को कहाँ तक ले जाएंगे? अप टू +35 मिली वोल्ट। अब ये स्टिमुलस स्ट्रांग है या वीक है, इस बात पे ये एक्शन पोटेंशियल नहीं डिपेंड करता। स्टिमुलस का बस इतना ही काम होता है कि क्या ये थ्रेशोल्ड वैल्यू तक, ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचा पा रहा है। वंस the threshold value is reached, then this nerve cell will generate its own current, ये अपना खुद का करंट जनरेट करता है by these voltage gated sodium and potassium channels। ऐसा नहीं है कि सुई चुभेगी तो ये कम एक्शन पोटेंशियल छोटा होगा और तलवार चलाएंगे आप तो एक्शन पोटेंशियल -70 +70 और +80 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। दर्द कितना होगा ये दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन हर बार कितना भी स्टिमुलस दिया जाए, ये स्टिमुलस मैकेनिकल चैनल्स के थ्रू यदि वंस -55 मिलीवोल्ट हैज़ रीच्ड, देन द सेम कर्व विल डेवलप। वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी चीज़ से चोट लगी हो, चाहे मच्छर ने काटा हो, चाहे स्नेक ने काटा हो, चाहे सुई चुभी हो, चाहे तलवार से काटा गया हो, every time the same action potential will be generated. That's why this property of nerve impulse is termed as all or none law. All or none law means यदि कोई स्टिमुलस इतना स्ट्रांग है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचा दिया तो फायरिंग जो होगी नर्व इम्पल्स में ये सोडियम एंट्री की वजह से वो हमेशा +35 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि यदि छोटा स्टिमुलस होगा तो ये कम ऊंचाई तक जाएगा और बड़ा स्टिमुलस होगा तो ये ज़्यादा ऊंचाई तक चला जाएगा। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? ऑल और नन लॉ मीन्स वंस द सुटेबल स्टिमुलस हैज़ रिसीव्ड द सेम करंट विल बी फ्लो थ्रू आउट दिस नर्व सेल और ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस प्रोसेस और दिस phenomenon of movement of electrochemical changes from one place to another then to the next is termed as propagation of nerve impulse। इसको आप एक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि सपोज आपके हाथ में एक बंदूक है, उसके ट्रिगर को आप दबा रहे हैं, थोड़ा सा दबाएंगे गोली नहीं चलेगी, थोड़ा और दबाएंगे हो सकता है अभी भी गोली नहीं चलेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका फिंगर प्रेस हो जाएगा तो जो उससे गोली निकलेगी उसकी स्पीड इस बात पे नहीं डिपेंड करेगी कि आपने झट से दबाया था कि धीरे धीरे दबाया था या बहुत धीमे से दबाया था। गोली की स्पीड हमेशा एक बार यदि स्टार्ट हुई आपके गन से तो वो उतनी ही होगी, हर बार उतनी ही होगी, चाहे आप बहुत तेज़ी से दबा के रख के रहें या बहुत धीमे से दबा के रख के रहें। वही काम यहाँ पर है कि एक बार यदि -55 मिलीवोल्ट तक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुँच गया तो ये हमेशा +35 तक पहुँचेगा। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑल और नन लॉ। एक बार फिर मैं आपको पूरे प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स को समझा देता हूँ कि एक सुटेबल स्टिमुलस जब मिलता है तो ये सोडियम आयंस थ्रू मैकेनिकल चैनल्स या टच सेंसिटिव चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर पहुंचते हैं, इंट्रासेल सेलुलर फ्लूइड में पहुंचते हैं। ये सोडियम आयंस जब पहुंचेंगे तो ये सोडियम आयंस की संख्या इतनी होनी चाहिए कि जो वोल्टेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -70 पे था वो कम से कम -55 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाए। -55 मिलीवोल्ट तक क्यों पहुंचेगा? क्योंकि सोडियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो अंदर जो निगेटिव है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, ऊपर के साइड में बढ़ेगा। जो ही -55 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाता है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। दे बिकम एक्टिव। -55 मिलीवोल्ट पर वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका चैनल ओपन हो जाता है। उसकी वजह से चूंकि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा है, इसलिए सोडियम आयंस बहुत तेज़ी से अंदर घुसते हैं। यू कैन से एक्सप्लोसिव मैनर।
जैसे विस्फोट हो गया हो, उस तरीके से ये नर्व सेल के अंदर घुसते हैं। और जब ये सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर आ जाते हैं तो अंदर जो अभी तक निगेटिव था वो अंदर पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम आयंस। और जब अंदर पॉजिटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली बाहर निगेटिव हो जाएगा। और ये जो ही ये डीपोलराइजेशन किया जाता है, मीन्स -70 से +35 मिली वोल्ट तक वोल्टेज पहुंचता है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया। उसी समय दो काम और होते हैं। एक तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स एक्टिव होने का क्या मतलब है कि चूंकि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये अब अंदर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं थ्रू दीज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। अब ये बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अब फिर से वापस ये बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान जब +35 मिली वोल्ट तक अंदर का वोल्टेज पहुंच गया था तो ये पास के मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो ये पास के मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर देगा। इसके स्टिमुलेशन से क्या होगा कि यहाँ के जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और उनके ओपन होते ही सोडियम आयन सब यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। फिर एंट्री कर जाएंगे वापस, फिर यहाँ के पोटेशियम चैनल्स एक्टिव हो जाएंगे तो पोटेशियम आयंस बाहर चला जाएगा। इन दिस वे एक साइक्लिकल मैनर में ये वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विल मूव अलोंग दिस नर्व सेल। और ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ये कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। दिस मूवमेंट of electrochemical change along the nerve cell is termed as propagation of nerve cell। एक चीज यहाँ पे और क्लियर होना चाहिए कि ये जो पोटेशियम आयन बाहर जाने की वजह से अब बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो अचीव कर लिया, मींस वापस -70 मिली वोल्ट पे पहुंच गए, लेकिन आयनिक स्टेटस अभी भी डिफरेंट है। आयनिक स्टेटस में क्या चेंज आया कि सोडियम आयंस एंट्री कर चुके हैं और पोटेशियम आयंस बाहर जा चुके हैं। इस पूरी एक साइकिल के दौरान हम वापस -70 पे तो पहुंच गए, लेकिन अभी आयनिक स्टेटस हमने नहीं मेंटेन किया है। आयनिक स्टेटस मेंटेन करने का मतलब कि सोडियम बाहर ज़्यादा होना चाहिए और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होना चाहिए। ये दिस आयनिक स्टेटस इज अचीव्ड बाय दिस सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है कि एक बार में 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले जाता है। तो इस प्रकार से जो पोटेशियम बाहर ज़्यादा पहुंच चुका है और सोडियम अंदर ज़्यादा पहुंच चुका है, ये वापस अपने रेस्टिंग स्टेटस में आ जाता है। इसी दौरान एक और घटना होती है कि ये जो पोटेशियम आयन एंट्री की वजह से वापस -70 पे हम पहुंचते हैं, मीन्स रीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन की होती है। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयंस। और ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स चूँकि स्लो होते हैं ओपनिंग में, तो इनकी क्लोजिंग भी स्लो होती है। इनको जब -70 पे वापस आकर के रुक जाना चाहिए था रेस्टिंग पोटेंशियल पे, ये उस समय बंद नहीं हो पाते। इनके थ्रू पोटेशियम आयंस बाहर कंटिन्यूअसली जाते रहते हैं। एज ए रिजल्ट द मेम्ब्रेन reaches to about -75 millivolt, -75 millivolt, -75 तक पहुंच जाता है। मीन्स जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 था, अब वो रीपोलराइजेशन के दौरान -75 हो गया। दिस स्टेट इज टर्म्ड एज हाइपरपोलराइज्ड। इस स्टेट को, जबकि मेम्ब्रेन जितना शुरुआत में थी नॉर्मल कंडीशन में थी, उससे भी नीचे निगेटिव में पहुंच जाती है, दिस स्टेट इज टर्म्ड एज हाइपरपोलराइजेशन।
या हाइपरपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। इस स्थिति में अंतर क्या आता है, इसको हम लोग जब रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ेंगे उस समय बताएंगे कि इसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं। अभी फिलहाल हम प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम आगे देखेंगे कि आगे कैसे ये एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ये मैसेज, ये इम्पल्स ट्रांसमिट किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, कैसे ले जाया जाएगा। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे सोडियम आयंस की एंट्री हो जाती है, यहाँ पे जब सोडियम आयंस इंटर करेंगे एंड इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर में निगेटिव चार्ज हो गया, मीन्स डीप मेम्ब्रेन हैज़ डीपोलराइज्ड। देन व्हाट हैपन्स, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ दूसरे चैनल्स होते हैं, हियर certain other special channels are present. Those channels are termed as calcium channels, voltage gated calcium channels. जो ही नर्व एंडिंग के पास पहुंचता है ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। नाउ द कैल्शियम फ्रॉम आउटसाइड विल स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड। ये कैल्शियम आयंस अंदर की तरफ आने लगेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में या एक्सोप्लाज्म में पहुंचना शुरू करेंगे। As soon as these calcium channels will start enter, then the synaptic transmission starts, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे। तब तक आप इसको समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।